सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको नागमणि योग बतलाने जा रहा हूँ। यह ज्योतिष का योग है, इसलिए जो ज्योतिष के रुचि रखने वाले हैं उन्हीं के लिए यह वीडियो है। यह योग कुंडली में बहुत ही विलक्षण योग माना जाता है, क्योंकि राहु जो है वह हमारे भीतर कुछ नया करने की जो शक्ति होती है उसको दर्शाता है। कुछ ट्रिक करने की जो शक्ति होती है, कुछ महत्वाकांक्षा होती है, कुछ कामनाएं, घनघोर कामनाओं के प्रति जो जबरदस्त समर्पण होता है, और अंधकार पक्ष को भी दिखलाता है, यानी अज्ञानता के पक्ष को दिखलाता है, सांसारिकता के पक्ष को दिखलाता है, और आसुरी प्रवृत्ति जो होती है हम लोगों के भीतर, उसी का यह द्योतक माना जाता है। जैसे शराब, मादक द्रव्यों का सेवन करना, और अत्यधिक वासनाग्रस्त होना, अत्यधिक भोगी, लालची और छुरा घोंपने वाला, धोखा देने वाला, ठगने वाला, मलिनता को पसंद करने वाला, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, यह मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी अपना प्रचार प्रसार को, क्योंकि उसके माध्यम से भी यह अपने को फैलाता है। प्रचार प्रसार कि जो लोग भूखे होते हैं तो सभी मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। यह विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है और विधर्मिता को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो सात्विक धर्म है उससे जो तामसी धर्म है उस ओर ले जाने वाला यह होता है, तो उसको यह प्रतिनिधित्व करता है। यानी जब राहु शब्द कहा जाए तो आप इन गुणों से समझिए कि ये गुण है, मतलब कि ये इसका एक नाम समझ लीजिए कि राहु है। और उसी तरह से जो शुक्र है वह कवित्व को दर्शाता है, यह शास्त्रीय ज्ञान को भी दर्शाता है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान का सांसारिक अर्थ में प्रयोग को दर्शाता है। यानी अगर धर्म में भी चलेगा तो उसको किस तरह से उसको प्रैक्टिकल वे में लागू किया जाए, किस तरह से सांसारिक अर्थ में उसको प्रयोग किया जाए, उसको शुक्र दर्शाता है। उसी तरह से शुक्र जो है यह हमारी काम शक्ति को दर्शाता है, हमारे सृजन की शक्ति को दर्शाता है, हमारे पार्टनर को दर्शाता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। यह हमारी जो है दोस्ती को भी दर्शाता है, और यह काव्य को और जो संगीत को, लेकिन संगीत में भी वैसे ही संगीत को जिसका कि फिर जो है फिर भौतिक ही उपयोग हो, इस तरह की मनोवृत्ति वाले को इस तरह का संगीत को दर्शाता है, नृत्य को दर्शाता है, वाहन को, ऐश्वर्य को, भोग को बड़े स्तर पर। तो यह जो है उच्च स्तर की उपलब्धि कराने वाले हैं शुक्र, और हमारी यौन शक्ति को दर्शाता है, हमारी संतानों की क्षमता को भी दर्शाता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। और जब ये सब कमज़ोर हो जाएं तो संतान पक्ष में भी कमजोरी आ जाती है, शुक्र खराब होने लगता है, शुक्र दोष आ जाता है,
यानी यौन संबंधित विकार होने लगते हैं, यानी कमज़ोर शुक्र रहेगा तो इस तरह का यह दर्शाता है। तो अब यहाँ पर वीडियो चूँकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए अब मैं उस पर आ रहा हूँ जो नागमणि जो कहा जाता है। तो उसमें नाग जो है ना वो राहु के लिए है। राहु जो है नाग का भी द्योतक है, सर्प का द्योतक है, यानी सर्प मतलब कि वासना का द्योतक है, विष का द्योतक है, यानी विष संबंधित भी जो है जहरीला सोच, जहरीले सोच और जहरीले भाव भी जिस व्यक्ति जब हमारे में उपजता है तो समझना चाहिए राहु का प्रभाव है, या ऐसे भाव को ही राहु का प्रभाव कहते हैं। तो यह जो है हमारे परदादा को भी दर्शाता है, दादा को दर्शाता है। तो यह जो है राहु और शुक्र, इन दोनों का जो योग होता है इसको नागमणि योग कहते हैं। शुक्र जो है मणि है, मणि अर्थात बहुत कीमती रत्न। तो यह हमारे धन को, वैभव को दिखलाता है। तो यह जो नागमणि योग है, यानी ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं, किसी भाव में आ जाएं एक साथ, तो यह नागमणि योग बनता है। लेकिन नागमणि योग भी जो बनेगा तो वह कुछ विशेष भावों में रहेगा तो ज़्यादा फलदायी होगा। यानी यदि यह दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो, पांचवें घर में हो, छठे में हो, सातवें में हो, आठवें में हो और 11वें में हो, तो यह बहुत ही फलदायी होता है। तो अब अलग अलग स्थान पर होने से यह बहुत फलदायी हो जाता है। अगर इसके ऊपर अगर बुध की दृष्टि पड़ती है तो यह और भी ज़्यादा फलदायी हो जाता है। अगर इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी बहुत फलदायी हो जाता है। अब ये देखिए, ये शुक्र और राहु ये दोनों आसुरी ग्रह माने जाते हैं। शुक्र हालांकि शुभ है लेकिन आसुरी है। राहु जो है क्रूर है। अगर इस पर शनि का प्रभाव पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए या शनि के साथ युति हो जाए, शनि के साथ बैठ जाए, तो इसका बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट आता है। यह जो है आप अडानी जी की कुंडली में देखेंगे किस तरह का असर है। शनि दृष्ट है, यानी नागमणि योग वहाँ बन रहा है और उनकी कुंडली में गजकेसरी योग भी बन रहा है। खैर, हम इस पर आते हैं कि अगर यह पहले भाव में हो तो जो ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं जिनमें इस तरह का योग बनता है तो वे काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, सम्मोहित करने वाले होते हैं। विशेषकर स्त्रियां तो काफ़ी ज़्यादा सम्मोहित करने वाली होती हैं, सुंदर और खुल करके मिलने वाले, और सभी की दृष्टि उस पर पड़ने वाली होती है। सभी को वे प्रभावित कर लेती हैं, या अगर पुरुष है तो भी वह कर लेता है। और आकार प्रकार भी अच्छे होते हैं, लंबाई भी ठीक होती है, चेहरे में रौनक बहुत अच्छी होती है। अगर दूसरे में हो, दूसरे घर में, तो वहाँ पर इनकी वाणी में प्रखरता और स्वाभिमान, ओजस्विता और काफ़ी आत्मविश्वास होता है। और ये वहाँ पर बहुत उच्च स्तर के जो है धन लाने वाले होते हैं, यानी काफ़ी धनी हो जाते हैं। अगर तीसरे में हो तो ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और बहुत उद्योग करते हैं। हालांकि इन्हें शुरुआत में बहुत परेशानी होती है, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं इनकी नई नई योजनाओं, नई नई स्कीमों को लोग बकवास बतलाते हैं, उतना इसको समर्थन नहीं देते हैं। लेकिन अगर ये लगातार जारी रखे रहेंगे तो अंततः ये सफल हो जाते हैं और अपनी नई रचनाओं के आधार पर
और नए प्रोजेक्ट के, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सिनेमा का क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी नया प्रोजेक्ट ये लेंगे, ये इनका अनोखा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये सफल हो जाते हैं। चौथे घर में रहने पर इन्हें लोगों से समर्थन भी अच्छा प्राप्त होता है। लोगों को आकर्षित तो करते हैं, समाज को आकर्षित करते हैं। इनके पास ज़मीन, जायदाद, वाहन, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। अगर 5वें स्थान पर हो तो ये विद्या के क्षेत्र में और मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करते हैं। संगीत का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म जगत का क्षेत्र हो, उसमें बहुत प्रगति करेंगे। नृत्य हो, इनकी संतानें भी बहुत ही आकर्षक होती हैं। अब अगर छठे घर में हो तो ये अपने दुश्मन को तो नचा मारते हैं। दुश्मन को तो ये काफ़ी दुर्गति में ला देते हैं, क्योंकि यहाँ इनके पास वैभव भी होता है और शातिर दिमाग भी होता है, तो ये दुश्मन को तोड़ डालते हैं। और ये बहुत हार्ड कॉम्पिटिटर होते हैं, इनको बीट नहीं किया जा सकता है। इस स्थान पर रहने का मतलब है कि उनके पास धन, वैभव, संपत्ति, चाल कुचाल सब उनको आता रहता है, इसीलिए ये बहुत आगे जाते हैं। अडानी की कुंडली में यहीं पर छठे स्थान पर ही यह है योग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रगति की है। और शनि भी सीधी दृष्टि से देख रहा है, इसलिए उनकी बहुत ज़बरदस्त प्रगति है। अगर 7वें स्थान पर हो तो यह पार्टनर बहुत, चूँकि इसमें शुक्र जो है वह नए नए प्रेम संपर्क बनाता है, संबंध बनाता है, इसीलिए इस तरह के योग वाले जो हैं वो अनुचित संबंध भी बनाते हैं और उसमें उनका गृहस्थी में भी उनको दिक्कत आती है और कईयों के साथ उनके साथ संबंध होते हैं। इस तरह के योग वाले यानी नागमणि योग वाले यौन संबंध के मामले में सही नहीं होते हैं और मित्र जो वे बनाते हैं तो उसके पीछे उस तरह की योजना भी होती है। विपरीत लिंग के प्रति इनका बहुत ज़बरदस्त आकर्षण होता है और ये आकर्षण उत्पन्न खुद भी कर देते हैं विपरीत लिंग में, जिसके कारण इनका संबंध उनसे बन जाता है जैसे गृहस्थी में बाधा होती है। पार्टनरशिप में भी इनके साथ ऐसा ही कुछ होता है। जिनके साथ ये हो, क्योंकि यह जासूसी कराने वाला भी यह है, अगर 8वें भाव में हो तो यह बहुत ज़बरदस्त जासूसी कराता है। सीक्रेट तरीके से कमाना, जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, उसमें ये कमाते हैं। तो 7वें भाव में यदि यह है, या तो मैं 8वें भाव को बता रहा था, लेकिन 7वें भाव की बात मैं यह बता दूं सावधान करने के लिए कि इस तरह के योग वाले व्यक्ति या तो खुद ऐसा कुछ करते हैं या उनके परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई उनके घर में आकर के उसकी माँ, बहन, बेटी या भतीजी या भांजी या उन्हीं के मतलब इनमें से किसी के साथ जो है संबंध अपने घर में या बना लेता है या फिर दूसरे लोग इनके यहाँ के इन लड़कियों से संबंध बना लेते हैं और उसको लेके भाग जाते हैं। तो ऐसा ज्योतिष बतलाता है। तो ऐसे लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर और भी है, सिर्फ इसी से नहीं होगा, और भी कुंडली के और भी योग देखे जाते हैं ज्योतिषाचार्यों द्वारा, मात्र इतने से ही नहीं होता है। मंगल की दृष्टि क्या है वह भी देखी जाती है, शनि की दृष्टि क्या है, बुध की दृष्टि क्या है, और चंद्रमा की दृष्टि क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है कुंडली में, और मंगल की, ये भी इसमें बहुत मायने रखता है। लेकिन ये दो रहें तो ये प्रबल योग बनाने लगते हैं। तो अगर ये 8वें भाव में हो तो ये गुप्त रोग भी देते हैं,
यानी यौन संबंधित कोई गुप्त रोग है वह इनको मिलता है खराब हो जाने पर, बिगड़ जाने पर। या तो राहु की स्थिति खराब है या शुक्र की स्थिति खराब है, यानी उनकी डिग्रियां खराब हैं, वे नीच के यदि हैं, अपने नीच राशियों में यदि विद्यमान है तो। अगर उच्च में है तो खैर बढ़िया फल देंगे, नीच में हैं तो बुरा फल देंगे, यानी और घोर तामसी फल देंगे, दुख भी देंगे। तो ये सब स्पाई एजेंसी में काम करने वाले या उनसे पैसा लेकर के कुछ काम करने वाले, ये देश की गोपनीय फाइलों को बेचने वाले लोग इसमें होते हैं, इस योग में। यानी देश विरोधी काम ये कर सकते हैं, आसुरी काम कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं असुर लोग तो आपस में भी लड़ते रहते हैं। जानते ही हैं, एक गुंडे दो गुंडे जो साथ साथ हैं तो कोई काम बन गया साथ साथ में, फिर जो है पैसे बांटने में वे सब लड़ाई कर लेते हैं, तो एक दूसरे को भी मार डालते हैं। आतंकवादी भी ऐसे ही होते हैं, डकैत भी ऐसे ही होते हैं, तो ये लोग खुद को भी मार देते हैं एक दूसरे को। तो ये आपस में इनका जो संबंध रहता है बहुत खतरनाक संबंध होता है, कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। अगर ये 9वें भाव में हो तो क्या है कि अगर 9वें भाव में हो और अगर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि हो यहाँ पर, तो ये काफ़ी मजबूती से अपने धर्म में लगे रहते हैं, अपने धर्म के प्रचार प्रसार में ये बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं और उसको सही ठहराते हैं। लेकिन अगर ये शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो इनके ऊपर और ये खन भी नीच स्थिति में हो, तो वैसे में क्या करेंगे कि अपने धर्म के विरुद्ध जा कर के ये काम करेंगे। लेकिन हर स्थिति में, चाहे विरुद्ध में जाए चाहे समर्थन में जाए, ये दूसरे धर्मों का भी आदर करते हैं और उनका भी अध्ययन करते हैं। तो दूसरे धर्म वालों से भी इनका लगाव रहता है और अपना कभी कभी ये धर्म भी परिवर्तन कर लेते हैं। अगर ये 10वें घर में हो तो काफ़ी ज़्यादा इनका व्यवसाय फैलता है, जिस भी क्षेत्र में होंगे, चाहे सिनेमा संगीत में हो चाहे राजनीति में हो, तो ये अपने व्यवसाय को बिल्कुल नए तरीके से पेश करते हैं। और ये राजनीति में भी होंगे तो बहुत नए तरीके से किसी मुद्दे को रखेंगे और उसका प्रचार प्रसार बहुत करेंगे। प्रचार इनका मुख्य ध्येय होता है और लोगों को बहकाना और ठग लेना। तो उस आधार पर ये अपने करियर को आगे बढ़ा लेते हैं। और अगर अन्य क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी नए नए क्रिएटिव आइडिया के साथ ही आएंगे और वहाँ भी अपना यह गेम खेलने में सफल होते हैं। उस तरह के माइंड सेट वालों की बात मैं कर रहा हूँ, जो राहु शुक्र में जिनका इस तरह से है, यानी उस तरह के माइंड सेट वाले जो लोग हैं उन्हीं के लिए राहु और शुक्र कहा जा रहा है यहाँ पर। तो वे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ये दूसरों को भी सहारा बना लेते हैं बढ़ने के लिए आगे, यानी हर कीमत पर ये बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। धोखाधड़ी से भी आगे बढ़ेंगे, दूसरे को ढकेल के आगे बढ़ेंगे, किसी तरह से आगे बढ़ेंगे, अपने कैरियर को एक्सपेंड करेंगे, कई गुना एक्सपेंड करते हैं। और सिर्फ अपने को एक्सपेंड ही नहीं करते हैं, दूसरे को ये गिराते भी हैं, यानी प्रतियोगी को ये गिरा भी देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, उनको उनकी टांग भी खींचते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। दोनों काम एक साथ करते हैं ये। अगर ये 11वें भाव में अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वहाँ तो खैर सभी फलदायी होते हैं, लाभ देने वाले होते हैं, तो वहाँ तो ये और ज़्यादा लाभ उठाने में समर्थ हो जाते हैं, हर रास्ता अपना लेते हैं। जुआ हो, सट्टा हो, शेयर बाज़ार हो या हवाला कांड हो, हवाला कांड में भी ये आगे रहेंगे, विशेषकर तब जब ये 12वें घर में अगर हों, 11वें में भी हो, 12वें में भी हो, तो हवाला में बहुत रहेंगे। विदेशों से पैसा कैसे लेना है ये बुद्धि इनको खूब आती है। विदेशों से संपर्क करके ये कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं ये इनको आता है, तो उसमें ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन इनके न ये किसी के मित्र होते हैं अच्छे, न इनका कोई अच्छा मित्र होता है। इनसे जो मित्रता करता है वो भी इनको धोखा देता है, ये जिससे करते हैं उनको भी ये धोखा देते हैं। तो इस तरह का इनका संयोग ये बैठता है। ये मित्रों को भी अपना वो बनाते हैं कैसे इनका फ़ायदा उठाया जाए, और इनको भी लोग बनाते हैं कि कैसे इनका फ़ायदा उठाया जाए। खैर इसी मनोवृत्ति के जो लोग हैं वे जो सांसारिक जीवन है, ऐश्वर्य भोग, उसमें सफल होते हैं तो ये उसमें सफल रहते हैं। विदेशों से संपर्क करके काफ़ी धन कमाते हैं, यश कमाते हैं, नाम कमाते हैं, जासूसी भी करते हैं। तो उधर से कैसे पैसा आ सके, यहाँ से कैसे भेज सकें, एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, इंपोर्ट का बिजनेस है, उसको ये कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं। लेकिन नकारात्मक बात यही है कि जब इनका ये कमज़ोर पड़ता है तो ये जेल के चक्के भी पीसते हैं, जेल में जाते हैं और काफ़ी दुर्दिन देखते हैं। ये अधिकतर आप देखेंगे कि जितने भी सिनेमा वाले जो लोग होते हैं, सिनेमा सीरियल, इसमें वो इसी योग वाले होते हैं। और उनका देखेंगे आप उनकी गृहस्थी जो है अस्त व्यस्त रहती है, उनके कईयों के साथ संबंध रहते हैं, विदेशों से भी वे संबंध बनाते हैं। आप समझ लीजिए कि वो एक इनका जो है एक आइडियल स्टेट है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो उनका ये जो है आइडियल योग उनका बैठता है। लेकिन इनको गुप्त धन मिलता है। 8वें घर में अगर हो तो गुप्त धन भी इनको मिल जाता है। 8वें भाव में होने पर दादा परदादा का छुपा हुआ धन भी मिल जाता है। तो गड़ा हुआ धन भी इनको प्राप्त हो जाता है। लॉटरी से इनको पैसा मिल जाता है, शेयर बाज़ार से बुम हो जाता है तो पैसा मिल जाता है। तो कई स्थानों से पैसा इनको मिल जाता है, गोपनीय रूप से भी और ऐसे भी। तो पैसा ये लुटाते भी खूब है, खर्च भी खूब करते हैं, और इनसे दूसरे लोग भी ठगते हैं। ये तो ठगते ही हैं, दूसरे लोग भी इनसे ले लेते हैं पैसा। लेकिन ये भी जानते हैं कि पैसा ले रहा है, परंतु इनकी नज़र जो है ना कामुकता पर रहती है, अपनी काम वासना की पूर्ति पर होती है। उस अर्थ में ही ये धन खर्च करते हैं। इनसे लोग धन ठग लेते हैं अत्यधिक कामुकता के कारण, तो धन ठग लेते हैं। या इनका जो प्रोजेक्ट होता है, जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट होता है, तो उस प्रोजेक्ट को लगाने के चक्कर में भी ये लोग फंसते हैं। ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कई तरह का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी ये धन लगाते हैं। तो दूसरे लोग इनको ऐसी ऐसी जगह भी धन इन्वेस्ट करवा देते हैं जहाँ पर इनको नुकसान हो जाता है कभी कभी। लेकिन थोड़े बहुत, चूँकि ये बुद्धिमान और धूर्त होते ही है और उतने वासनाग्रस्त होते हैं, उतने इनकी फोर्स होती है कि अंततः उससे कमा ही लेते हैं। तो यह जो था ये नागमणि योग इनके विषय में था। उम्मीद है कि आपको कुछ इसे सीखने को मिला होगा। जो इन ग्रहों की दशाओं के फल नहीं मानते हैं उनको समझना चाहिए कि उनके लिए मैं यहाँ स्पेशली बतला रहा हूँ कि ज्योतिष को आप इस तरह से समझें कि मैंने जो राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, समझिए कि आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स को और जो शुक्र का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलान कीजिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स का ही मिलान है मुख्य रूप से। तो आप समझिए कि ये दो तरह के गुण जब हमारे में हैं, अगर वे मिलेंगे तो कौन सा परिणाम देंगे? तो ऐसा ही परिणाम देंगे। जब आपकी सोच होगी इस तरह से तो ऐसा परिणाम देंगे। आप वो आकाश के जो राहु और केतु हैं और शुक्र हैं और शनि हैं और सूर्य हैं, बुध हैं, उसको भूल जाइए। आप इस गुणों का जो कॉम्बिनेशन है उसको देखिए जो मनुष्य में होता है। क्योंकि हम लोग का शास्त्र यह मानता आया है और ये बात सिद्ध भी होती है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसमें विश्वास हम लोग के शास्त्र को है या और यह प्रमाणित भी होता है तो कि यहाँ कण कण में जो है वही क्षमता भरी हुई है। तो आप उन गुणों के योग से जो कॉम्बिनेशन जो उत्पन्न होता है, जो व्यक्तित्व, वह व्यक्तित्व ऐसा होता है और वह क्षमता ऐसी होती है, ऐसी पसंद उनकी ऐसी होती है, इसके कारण उनके खान पान ऐसे हो जाते हैं, जिसके कारण उनके संबंध भी ऐसे हो जाते हैं। तो यह नागमणि योग रहा और इस नागमणि योग के मैंने फ़ायदे नुकसान सब आपको समझा दिए। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।